अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स एयर एंड नंबर सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और हमने देखा था जब अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक और केमिकल प्रोसेस की, केमिकल रिएक्शन की, that will be the reactivity towards hydrogen. So we'll be discussing reactivity towards hydrogen. That means जब हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन गैस। ठीक, और जब भी अल्कली मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होगी, it will result in the formation of compounds which we know as metal hydrides. ठीक है ना? So we can simply say this reaction will lead to the formation of metal hydrides. Formation of metal hydrides, alkali metal hydrides. ठीक, now अगर हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ at a temperature of 673 Kelvin, we see there is the formation of metal hydrides. ठीक है, so what will be the reaction? Very simple thing. Metal, we treat it with hydrogen gas at a temperature of 673 Kelvin. These two will react together and they will result in the formation of MH, metal hydrides. ठीक है, we can balance this equation by multiplying it with 2, we'll get metal hydrides. ठीक है ना? Now hydride जब भी हम कहते हैं, hydrides उनको कहते हैं जिनमें हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्राइड आयन का मतलब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना। ठीक है ना? तो दैट मीन्स जो हमारे मेटल हाइड्राइड्स है इनके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में होगा मेटल कैटायन और दूसरे में होगा H माइनस आयन यानी कि हाइड्राइड आयन। ठीक, हमें बात करनी है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चलिए डिस्कस करते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की है दैट इज दे आर आयोनिक इन नेचर। ये सब क्या होते हैं? दे आर आयोनिक इन नेचर, क्योंकि इसमें मेटल ने कैटायन बनाया है और उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है एंड इट हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ H नेगेटिव। देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन M पॉजिटिव एंड H नेगेटिव which will result in the formation of an ionic crystal lattice. Hence we can simply say alkali metal hydrides, they have an ionic nature. ठीक है, so number one property, they are ionic in nature. Alkali metal hydrides are ionic in nature. They are ionic in nature. ठीक, When I say they are ionic in nature, that means ये alkali metal hydrides जो है ये डिकम्पोज हो सकते हैं into M positive and H negative ion. ठीक है ना? नंबर सेकेंड थिंग इज दैट अगर हम इन अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के आयोनिक कैरेक्टर की बात करें, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड बनता है, रुबिडियम हाइड्राइड बनेगा, सीजियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक, ये सभी आयोनिक इन नेचर हैं। ठीक है ना? अब इनका आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? क्या ये सभी एक जैसे आयोनिक इन नेचर होंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वी नो आयोनिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा कितना जल्दी से आयोनिक बॉन्ड बनेगा, किसमें कितनी ईज होगी आयोनिक बॉन्ड बनाने की। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेटल की कितनी टेंडेंसी है कैटाइन बनाने की, नॉन मेटल की कितनी टेंडेंसी है एनाइन बनाने की, और उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इन अल्कली मेटल्स की, वी नो सबसे इजीली कैटाइन कौन बनाता है? सीजियम, बिकॉज इट हैज ए वेरी स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आई कैन सिंपली से लिथियम हाइड्राइड इज आयोनिक, मगर इससे ज्यादा आयोनिक होगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड से ज्यादा आयोनिक होगा पोटेशियम हाइड्राइड, इससे ज्यादा आयोनिक होगा रुबिडियम हाइड्राइड, इससे ज्यादा आयोनिक होगा सीजियम हाइड्राइड। ठीक है ना? सो सिंपली क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड in your board in your NEET exam or competitive exams. The order of
ionic character of alkali metal hydrides is. ठीक है, so this is the one property, first property, ionic in nature, and we also discussed their ionic character, the order of their ionic character. ठीक, नंबर सेकंड थिंग, दो टॉपिक्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एक थर्मल स्टेबिलिटी एंड नंबर सेकंड थिंग सॉल्युबिलिटी. ये दो ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो आपके किसी भी कंपाउंड के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना, एस ब्लॉक के अंदर कोई भी कंपाउंड्स का आपको मतलब कलेक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, चाहे वो हाइड्राइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, सल्फेट्स हो, नाइट्रेट्स हो. ठीक है ना, हर किसी जगह पे हम देखेंगे वी हैव टू डिस्कस द ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटीज एंड एट द सेम टाइम वी विल बी आस्क्ड द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज. ठीक है ना, तो इन दो चीजों को हम जनरलाइज करेंगे यहां पे. ठीक है ना, इस लेक्चर में हम थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर को कैसे निकालते हैं और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को कैसे निकालते हैं वो हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देंगे, फिर हम उसी को अप्लाई करेंगे हाइड्राइड्स पे, ऑक्साइड्स पे, नाइट्रेट्स पे, कार्बोनेट्स पे, सल्फेट्स पे एंड व्हाट नॉट. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो चलिए बात करते हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की. थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चलता है. अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, इफ आई हैव एन कंपाउंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपाउंड AB. ठीक, ये कंपाउंड जो है इट इज ए स्टेबल कंपाउंड. नाउ अगर मैं इस कंपाउंड को हीट दे रहा हूं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यू नो टेम्परेचर के अंदर एनर्जी होगी, जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा इनके आयन्स या इनके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी. ठीक है ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा, हीट इतनी ज्यादा होगी कि ये हमारे एटम्स जो है या आयन्स जो है दे विल सेपरेट एंड दिस कंपाउंड विल गेट डिकम्पोज्ड. ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है ना, लेट्स से इट विल गिव A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव. ठीक, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही चीज है कि हमारा मॉलिक्यूल कितने टेम्परेचर तक स्टेबलाइज रह सकता है. ठीक है ना, मतलब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये किस टेम्परेचर तक अपने आप को स्टेबल रख सकता है. अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे ये इस मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देगा. ठीक है ना, इस टेंडेंसी टू विथस्टैंड द टेम्परेचर वी कॉल इट एज थर्मल स्टेबिलिटी. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हमें पूछा जाएगा कि इनका ऑर्डर क्या होगा. ठीक है ना, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे क्या होगा, सिंपली हम याद रखेंगे टेम्परेचर देने पे क्या होगा, मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक, कौन मॉलिक्यूल कितना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, कितना कम थर्मली स्टेबल होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ट्रिक देंगे. ठीक है ना, एक ट्रिक हम यूज करेंगे, उस ट्रिक के बेसिस पे हम किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनफैक्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स के किसी भी कंपाउंड का ऑर्डर जो है थर्मल स्टेबिलिटी का निकाल सकते हैं. ठीक है ना, सो यू विल रिमेंबर दैट. ऐसे याद रखिएगा ट्रिक क्या है. दो चीजें हैं. थर्मल स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो कॉमन चीज है. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपसे अभी कहूंगा, अभी जो हमने बताया, लेट्स से लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है. हमसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा. ठीक, क्लियर. नाउ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कॉमन चीज कौन सी है. कॉमन चीज कौन है यहां पे? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. ठीक है ना, कॉमन चीज कौन सी है? हाइड्रोजन. ठीक है, कॉमन चीज है हाइड्रोजन. या मुझसे पूछा जाएगा Li2CO3 फॉर एग्जांपल, Na2CO3, इसी तरीके से K2CO3, ये कार्बोनेट्स है. इनमें से किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है? तो यहां पे भी मैं क्या देखूंगा, कॉमन चीज कौन सी है. कॉमन चीज कौन सी है? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन. ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप? ठीक, नाउ यू विल रिमेंबर द ट्रिक. ट्रिक ऐसी है, इफ द कॉमन आयन, अगर इनमें से इस सीरीज में कॉमन आयन जो हमारा है वो मोनो एटॉमिक है या वो
पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो दो केसेस यहां पे होंगे। अगर कॉमन आयन मोनो एटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, अगर कॉमन आयन पॉली एटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे कॉमन आयन कौन है, H माइनस H माइनस H माइनस, दिस इज ए मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है ना, एक ही एटम का आयन है, ठीक। यहां पे कौन है, यहां पे है CO3 2 माइनस, और इस आयन के अंदर यू कैन सी देयर इज 1 2 3 4, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यानी इट इज ए पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है ना। सो ट्रिक हम याद रखेंगे, रिमेंबर ट्रिक हम याद रखेंगे इस तरीके से, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक। अगर कॉमन आयन क्या है, पॉलीएटॉमिक है, ठीक। तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द polarizing power of the cation. Thermal stability is inversely proportional to the polarizing power of cation. Polarizing power क्या होता है, आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। शाबाश, तो मैं ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन करूंगा पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी भी मैंने बताया हुआ है। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है, अगर मैं कैटाइन की बात करूं, ये कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना खींच सकता है अपनी तरफ, ये इसको कितना पोलराइज कर सकता है, उसको हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू नो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, खुद पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कैटाइन के ऊपर जितनी चार्ज ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उतना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है ना। नंबर सेकंड, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक। जितना साइज छोटा होगा उतना कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर कॉमन एनायन या कॉमन आयन क्या है, पॉली एटॉमिक है, उसमें बहुत सारे एटम्स है, ठीक। उस वक्त थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, पोलराइजिंग पावर। और कैसे डिसाइड करेगा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी बता रहा था, लेट्स से यू हैव Li2CO3 Na2CO3, ठीक है। लेट्स से मैं इनके दरमियान कंपैरिजन करूंगा। कॉमन आयन कौन है, कॉमन आयन है CO3 2 माइनस, इट्स अ पॉलीएटॉमिक। तो अगर मुझे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, आई विल रिमेंबर थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द पोलराइजिंग पावर। तो इसमें कैटाइन कौन है, Li पॉजिटिव, इसमें कैटाइन कौन है, Na पॉजिटिव। तो मैं इनका पोलराइजिंग पावर चेक करूंगा, लिथियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। यहां पे चार्ज दोनों की सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है। लिथियम का साइज छोटा है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, सोडियम का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब इसका पोलराइजिंग पावर जिसका ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। दैट मींस लिथियम कार्बोनेट विल बी थर्मली लेस स्टेबल देन सोडियम कार्बोनेट। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। इस तरीके से ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हमने बनाया कि अगर मुझे किसी भी सीरीज में देखना है कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि इनमें कॉमन चीज कौन सी है, कॉमन एनायन कौन सा है। अगर कॉमन एनायन क्या हुआ, कॉमन एनायन, इफ द कॉमन एनायन इज ए पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है ना। तो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर पे इनवर्सली। जिस कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का वैल्यू कम होगा। क्लियर, ठीक है। नाउ बात करते हैं नंबर सेकंड केस की, फॉर मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक केसेस में या पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें, मैं वापस जा रहा हूं, पॉलीएटॉमिक में क्या क्या आ सकता है, CO3 2 माइनस अगर होगा, SO4 2 माइनस अगर होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, NO3 माइनस होगा, ठीक है। इसी तरीके से OH माइनस होगा, यह भी पॉलीएटॉमिक है, 2 एटम्स का बना हुआ है। इसी तरीके से NH4 पॉजिटिव, अगर कैटाइन कॉमन हुआ NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है कॉमन तो पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक। और अगर मोनोएटॉमिक आयन है, फॉर मोनोएटॉमिक आयन लाइक आपका H नेगेटिव है, O2 माइनस है, ठीक है, H नेगेटिव O2 माइनस, ठीक। या इसी तरीके से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस,
I माइनस, ठीक। एक मोनो एटॉमिक आयन अगर कॉमन है तो उस वक्त थर्मल स्टेबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइज के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर कॉमन कैटाइन कॉमन आयन पॉली एटॉमिक है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन चेक करेंगे। जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, ठीक। सिमिलरली अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का वैल्यू कम होगा। साइज जिस कैटाइन का बड़ा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हीं हाइड्राइड्स की बात करें, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, cesium hydride, I am asking you what will be the order of their thermal stability. So for the first time what you have to see the common thing. इसमें common ion क्या है? Hydride. Now hydride ion is the common ion and hydride ion is a monoatomic ion, ठीक। monoatomic ion के लिए thermal stability किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो साइज किसका छोटा है? लिथियम हाइड्राइड का साइज छोटा है। जिसका साइज छोटा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। So lithium hydride is thermally more stable than sodium hydride, which is thermally more stable than potassium hydride, which is thermally more stable than rubidium hydride, which is thermally more stable than cesium hydride, ठीक। तो ट्रिक आपने याद रखी, हर किसी जगह पे यूज होगी। ट्रिक सिंपल है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? वी हैव टू सी कॉमन आयन कौन सा है। अगर कॉमन आयन पॉली एटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। अगर कॉमन आयन मोनो एटॉमिक आयन है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक। तो अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की, डाउन द ग्रुप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का क्या हो रहा है? इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फाइन, ठीक है। दिस इज द वन थिंग, थर्मल स्टेबिलिटी, जिस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, ठीक। नंबर सेकंड थिंग ऐसा ही दूसरा टॉपिक है जो हम यहीं पे क्लियर करेंगे और जिसकी एप्लीकेशंस हम हर जगह पे देखेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ठीक। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कोई सबस्टेंस कैसे सॉल्युबलाइज होता है, ठीक। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर मैंने NaCl को उठा के वाटर में डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वाटर के अंदर जाने पे हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, ठीक है। फिर से मैं एक बार यहां पे अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। लेट्स से मेरा सोल्यूट सोडियम क्लोराइड है, ध्यान दीजिएगा, मेरा सोल्यूट सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, ठीक। सोडियम क्लोराइड जब बना तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बना, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब ये NaCl बना होगा उस वक्त एनर्जी निकली होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज डेल्टा H लैटिस। यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स। जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो क्या निकलती है? लैटिस एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी निकली, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस सोडियम क्लोराइड को किस में डाला? वाटर में। वाटर में इसको क्या करना है? सॉल्युबलाइज होना है। सॉल्युबलाइज होने का मतलब इसको करना है ना अपना क्रिस्टल ब्रेक, इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है ना, तब जाके ये डिसॉल्व होगा, ठीक है। और अगर मुझे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को ब्रेक करना है, इट नीड्स एनर्जी, ठीक। हाउ मच एनर्जी विल इट रिक्वायर? ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ये सोडियम क्लोराइड बनने के वक्त रिलीज हुई, ठीक है ना। दैट मींस अगर मुझे इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज करना है, इसको ब्रेक करना है, I need to supply energy and that energy must be equal to or greater than delta H lattice, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दिया, do I need to heat that solution first in order to solubilize sodium chloride? No, ठीक है ना। But the thing is that whenever I put sodium chloride in water, it automatically gets solubilized, ठीक। But does that mean sodium chloride की solubility it does not require energy? No, it requires energy, ठीक। But I am not physically supplying it, ठीक है ना। लेकिन वो एनर्जी कहां से आ रही है? उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी में आपने देखा, जैसे ही सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डाल दिया तो सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे with their negative ends towards sodium and their positive ends towards
chlorine. ठीक, this process is what we call as hydration, and we said amount of energy is released, that energy is called as hydration energy. It is this hydration energy which is basically responsible for the solubility of an ionic compound. ठीक है ना? Now अगर हाइड्रेशन एनर्जी यहां पे निकल रही है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से कम है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी से कम है, दैट मींस जितनी इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत है उतनी नहीं निकल रही है. विल द मॉलिक्यूल गेट सॉल्युबलाइज्ड? नो. अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा निकलती है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी सफिशिएंट एनफ टू ब्रेक द crystal lattice of sodium chloride. ठीक है ना? That means what is the condition? The condition is delta H hydration. Delta H hydration should be greater than or equal to delta H lattice. तब जाके हमारा कंपाउंड जो है ये क्या होगा? ये सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा. ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं. मैं बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर. ठीक है, मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है. सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एच लैटिस. क्लियर है बात? ठीक है ना? जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो सॉल्युबलाइज कर देगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी वहां पे कम होगी. ठीक है ना? या वो सॉल्युबल नहीं होगा. ठीक, अब देखिए, तो मैं कह सकता हूं ना सिंपली, किसी भी सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड डेल्टा एच लैटिस. डेल्टा एच हाइड्रेशन शुड बी मोर एंड डेल्टा एच लैटिस शुड बी लेस. जितना डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उतना जल्दी से सॉल्युबिलिटी होगी. जितनी लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम होगा, मतलब जितना बॉन्ड्स वीक होंगे उतनी कम एनर्जी लगेगी, उतना वो जल्दी से सॉल्युबलाइज होगा. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं. ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जरा, यहां एक और जोड़ देते हैं, रुबिडियम क्लोराइड. मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइए कि इन कंपाउंड्स में से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा और लेस सॉल्युबल कौन होगा. ठीक है ना? आप क्या सोचेंगे? अभी हमने बताया कि ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन पे और डेल्टा एच लैटिस पे. ठीक, तो व्हाट आई हैव टू चेक हियर इज, आई हैव टू चेक आइदर डेल्टा एच हाइड्रेशन. ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एच हाइड्रेशन पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा एच लैटिस पे भी डिपेंड करता है. आइदर आई हैव टू चेक डेल्टा एच हाइड्रेशन और आई हैव टू चेक डेल्टा एच लैटिस. ठीक, जिसका डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबलाइज होगा. ठीक है, जिसका डेल्टा एच लैटिस ज्यादा होगा वो लेस सॉल्युबलाइज होगा. ठीक है ना? तो दैट मींस आइदर आई हैव टू लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर NaCl, KCl एंड RBCl, और आई हैव टू लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच लैटिस. ठीक है ना? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं डेल्टा एच हाइड्रेशन के हिसाब से देखता हूं. ठीक है, तो अगर मैं कहूं इसमें Cl नेगेटिव है, इसमें भी Cl नेगेटिव है, इसमें भी Cl नेगेटिव है. ठीक, दैट मींस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव. ठीक है ना? ये कॉमन है, तो किस पे डिपेंड करेगा? कैटाइन पे. यहां पे कैटाइन कौन है? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, RB पॉजिटिव. ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो मुझे चेक करना है ना, इनमें जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा. ठीक है ना? और हमें पता है डेल्टा एच हाइड्रेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. कल ही हमने पढ़ा डेल्टा एच हाइड्रेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज पे और साइज पे. अगर मैं चार्जेस की बात करूं सेम है, साइज जितना छोटा होता है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है. ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव का साइज इनमें से सबसे छोटा है. छोटा आयन होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, यानी इसकी डेल्टा एच हाइड्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा. उसके बाद K पॉजिटिव, उससे कम होगा RB पॉजिटिव. अगर इसकी ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा? NaCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन RBCl. ठीक है ना? दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक. बट एट द सेम टाइम किसी दूसरे स्टूडेंट ने बोला नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी के बजाय मैं चेक करूंगा डेल्टा एच लैटिस के हिसाब से. ठीक है, डेल्टा एच लैटिस के हिसाब से हम कैसे देखेंगे? जिसका डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू ज्यादा होगा यानी उसके बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो लेस सॉल्युबल होगा. जिसके बॉन्ड्स वीक होंगे यानी डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू कम होगा उसकी
मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, सो नाउ लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लैटिस। ठीक, डेल्टा एच लैटिस के लिए भी मैं क्या देखूंगा, हर एक में Cl नेगेटिव कॉमन है, तो मुझे चेक करना है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Rb पॉजिटिव में से किसकी लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक, अगेन व्हाट इज लैटिस एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन। एनाइन यहां पे तो सेम है, अब कैटाइन का जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। कैटाइन कितना फोर्स अप्लाई करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, साइज पे। ठीक है ना, चार्ज जितनी ज्यादा होगी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, साइज जितना छोटा होगा वो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो दैट मींस लैटिस एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और साइज पे। लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इनमें साइज छोटा किसका है, Na पॉजिटिव का, यानी इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, रुबिडियम पॉजिटिव की। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लैटिस एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर चेक करूं, जिसकी लैटिस एनर्जी वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, यानी ऑर्डर शुड बी NaCl की सॉल्युबिलिटी कम है, इससे ज्यादा किसकी, KCl की, इससे ज्यादा किसकी, RbCl की। बात समझिए। तो दैट मींस अगर मुझे सबस्टेंसेस की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करना है, ठीक है, either I will be looking for delta H lattice और I will be looking for delta H hydration। लेकिन जब भी मैं delta H hydration और delta H lattice के हिसाब से order of solubilities को कंपेयर करूंगा, I will always get different orders। ठीक है ना, लैटिस से एक ऑर्डर मिलेगा, हाइड्रेशन के हिसाब से एक और ऑर्डर मिलेगा। ठीक, मतलब यह कि बंदा कंफ्यूज हो गया। अब सही ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, सही ऑर्डर प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, हमें इन सबों को डिसॉल्व करना है और चेक करना है इनकी सॉल्युबिलिटी, कौन कितना सॉल्युबल है। ठीक है ना, बट द थिंग इज दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मुझसे पूछा जाएगा इनका ऑर्डर बताइए, तो मैं वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, अब मसला यह है कि मैं कैसे बताऊं कि क्या यह ऑर्डर सही है कि यह ऑर्डर सही है। ठीक है ना, ठीक है, अगर डेल्टा एच लैटिस का ऑर्डर सही है कि डेल्टा एच हाइड्रेशन का ऑर्डर सही है, दैट मींस मेरे पास थियोरेटिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं ये सारी चीज पता कर सकूं। ठीक है ना, ना इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रिक देंगे। ठीक है ना, उस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर सही होगा, हाइड्रेशन एनर्जी वाला ऑर्डर सही होगा कि लैटिस एनर्जी वाला ऑर्डर सही होगा। ठीक है, सो स्टे विद मी, आई विल गिव यू द ट्रिक टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज द ट्रिक टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, सिंपल ट्रिक है, वेरी सिंपल। ठीक, वेरी सिंपल। इसमें भी हम दो केसेस देखेंगे। ठीक है, पहले वाले में जो हमने थर्मल स्टेबिलिटी में ट्रिक दी थी उसमें दो केसेस थे, पॉलीएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक। ठीक, इसमें जो ट्रिक है दैट इज साइज। कॉमन आयन जो है उसका साइज क्या है, उसका साइज छोटा है कि उसका साइज बड़ा है। ठीक है, नंबर वन, अगर कॉमन कैटायन स्मॉल साइज का है, सॉरी कॉमन आयन स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन छोटे साइज का है, अगर कॉमन आयन छोटे साइज का है, छोटे साइज का कॉमन आयन कौन कौन हो सकता है, रिमेंबर आइदर इट विल बी F नेगेटिव, अगर F नेगेटिव है पीरियोडिक टेबल के दूसरे पीरियड में आता है, छोटे साइज का है। ठीक है, इसी तरीके से O2 माइनस, इट इज ए स्मॉल साइज्ड आयन। ठीक, इसी तरीके से OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज ए स्मॉल साइज्ड आयन। बात समझ रहे हैं आप, इट इज ए स्मॉल साइज्ड आयन। अगर इन छोटे आयन्स में से कोई भी आयन कॉमन आयन है, ठीक, उस वक्त, या इसी तरीके से H माइनस है, छोटे साइज का आयन है। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई भी आयन कॉमन आयन है तो उस वक्त किसके बेसिस पे हम ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे, यू विल रिमेंबर डेल्टा एच लैटिस डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। Delta H lattice determines the order of solubility. The order of solubility. Delta H lattice determines the order of solubility. बात समझ रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, मिसाल के तौर पर हाइड्राइड्स की ही बात करते हैं। चलिए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड।
ठीक। नाउ कॉमन आयन कैसा है? कॉमन आयन छोटा है, कॉमन आयन छोटा है, ठीक। तो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा एच लैटिस, ठीक। तो मैं क्या चेक करूंगा? कैटाइन का डेल्टा एच लैटिस। तो अगर मैं डेल्टा एच लैटिस का ऑर्डर बताऊं, डेल्टा एच लैटिस का ऑर्डर क्या है? Li पॉजिटिव की डेल्टा एच लैटिस का वैल्यू ज्यादा, उससे कम Na पॉजिटिव, उससे कम K पॉजिटिव, उससे कम Rb पॉजिटिव, उससे कम सीजियम पॉजिटिव, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, मतलब लिथियम हाइड्राइड की लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर लिथियम हाइड्राइड की लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। Simply delta H lattice will determine the order. मैंने delta H lattice का ऑर्डर निकाला and I know delta H lattice is inversely proportional to the solubility. delta H lattice का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी solubility कम होगी, यानी लिथियम हाइड्राइड की solubility लिथियम हाइड्राइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी, उससे ज्यादा सोडियम हाइड्राइड, उससे ज्यादा पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा इनमें से जो सॉल्युबल हाइड्राइड होगा दैट विल बी द सीजियम हाइड्राइड। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। वेन एवर देयर इज अ कॉमन आयन विच इज स्मॉल इन साइज, डेल्टा एच लैटिस के बेसिस पे ऑर्डर की डिटर्मिनेशन होगी, ठीक। नंबर सेकेंड, दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा अगर लार्ज साइज्ड आयन कॉमन है, लार्ज साइज्ड आयन इज कॉमन, ठीक है। लार्ज साइज्ड आयन इज कॉमन। अगर बड़े साइज का आयन कॉमन है, बड़े साइज का आयन F नेगेटिव के बजाय वहां पे Cl नेगेटिव हो, Br नेगेटिव हो, I नेगेटिव हो, दीज आर द लार्ज साइज्ड आयन्स, ठीक। इसी तरीके से यू हैव फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन हो, ये लार्ज साइज का आयन है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यू हैव नाइट्रेट NO3 माइनस, दिस इज अ लार्ज साइज्ड आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यू हैव CO3 माइनस कार्बोनेट आयन एंड यू हैव HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना। CO3 माइनस एंड HCO3 माइनस, ठीक। इनमें से कोई भी आयन अगर कॉमन आयन होगा तो सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा एच hydration determines delta H hydration determines the solubility. delta H hydration determines the solubility. मिसाल के तौर पर मैंने सोडियम सल्फेट लिया, पोटेशियम सल्फेट लिया, मुझे बताना है इनमें से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, लेस सॉल्युबल कौन होगा। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कॉमन आयन कौन है? सल्फेट। सल्फेट क्या है? एक बड़े साइज का आयन है, बड़े साइज का आयन है। तो बड़े साइज का आयन है तो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन। सो मैं क्या निकालूंगा पहले? डेल्टा एच हाइड्रेशन का वैल्यू किसके लिए? Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के लिए। ज्यादा हाइड्रेशन शाबाश बेटा किसकी होगी? Na पॉजिटिव की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उसकी वजह से एनर्जी ज्यादा निकलेगी, वो ज्यादा जल्दी से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। सो डेल्टा एच हाइड्रेशन अगर Na पॉजिटिव की ज्यादा है, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ? सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इससे कम होगी, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। सिंपली ट्रिक क्या है? हमें देखना है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में कॉमन आयन कौन सा है। अगर कॉमन आयन छोटे साइज का है तो डेल्टा एच लैटिस से जो ऑर्डर निकलेगा वही ऑर्डर सही है, और अगर बड़े साइज का है तो डेल्टा एच हाइड्रेशन से जो ऑर्डर निकलेगा वही ऑर्डर सही है, ठीक। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू विल रिमेंबर। अभी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको ध्यान रखना है। एक एक्सेप्शन है, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये मैंने कौन से आयन्स बताए? बड़े साइज के आयन्स बताए। मगर अगर ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अल्कली मेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, रिमेंबर द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन्स दे आर लार्ज साइज्ड आयन्स, तो उनके लिए कौन डिटरमाइन करेगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन विल डिटरमाइन, ठीक। बट if these two ions are linked with alkali metal cations, if they are linked with alkali metal cations, ठीक है ना। क्योंकि alkali metals का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। इनका साइज भी बड़ा है, लेकिन alkali metals के मुकाबले में इनका साइज जो है वो छोटा कंसिडर किया जाता है, ठीक। तो ट्रिक का एक और पार्ट है, एक और पहलू है, वो ये, if CO3 minus and HCO3 minus are linked to alkali metal cations, they are considered as
स्मॉल आयंस, दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉल आयंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहां पे बात की वी हैव डिटरमाइंड द वेज बाय विच वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज। ठीक है ना, तो अभी तक हमने अल्कली मेटल हाइड्राइड्स में या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में बात की कि हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, किस रिएक्शन से। नंबर सेकंड हमने बताया इनका नेचर कैसा होता है, वी सेड देयर नेचर इज आयनिक इन नेचर, इनका आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। उसके बाद हमने थर्मल स्टेबिलिटी की बात की, तो हमने बताया थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। फिर हमने बात की सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स में हमने अभी देखा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स की हम बात करेंगे, दैट इज देयर रिएक्टिविटी, दैट इज देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, यू नो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आपस में ऑपोजिट होते हैं। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, उसका रिवर्स ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अभी हमने देखा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। शाबाश, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं फिर से ट्रिक दोहरा रहा हूं। ट्रिक क्या थी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, हम क्या देखते हैं, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक है, यहां पे कॉमन आयन कौन है, मोनो एटॉमिक। इफ द कॉमन आयन इज मोनो एटॉमिक, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, लिथियम का साइज छोटा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस वाज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देयरफॉर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, जो जितना थर्मली स्टेबल है वो उतना लेस रिएक्टिव होगा। ठीक, दैट मींस लिथियम हाइड्राइड विल बी लीस्ट रिएक्टिव अमंग द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, फॉलोड बाय NaH, इससे ज्यादा होगा KH, इससे ज्यादा होगा RbH, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्राइड जो होगा दैट विल बी सीजियम हाइड्राइड, दैट विल बी सीजियम हाइड्राइड। ठीक, रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका यही होगा, सीजियम हाइड्राइड। फाइन, ठीक है ना, क्लियर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी रिएक्टिविटी, एंड नंबर नेक्स्ट इज देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। शाबाश, फिर से मैं बता रहा हूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये दूसरे को रिड्यूस कर पाते हैं। कैसे रिड्यूस कर पाते हैं, अगर हम अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की बात करें, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की बात करें, इनके पास है ना हाइड्रोजन, जब ये ब्रेक होगा ये दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ M पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव। तो अगर मैं इसको किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ रिएक्ट, अल्कली मेटल हाइड्राइड को किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये क्या देगा, H नेगेटिव देगा ना उसको, हाइड्राइड देगा ना उसको, यानी हाइड्रोजन एटम उसको मिलेगा। तो जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द दिस प्रीवियस डेफिनेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना, आपने पढ़ा है दो तरह की डेफिनेशंस हैं उनके लिए, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, जो हाइड्रोजन को लूज करेगा उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इट विल ऑलवेज लूज हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन विल बी एक्सेप्टेड बाय समवन। सो अगर इन हाइड्राइड्स की रिएक्शन किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ करें, वो उससे हाइड्रोजन को ले लेंगे, उनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है ना, सो देयरफॉर दे विल एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, नाउ व्हाट विल बी देयर ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। शाबाश, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ना कौन सा हाइड्राइड कितना जल्दी से हाइड्राइड दे सकता है, कौन सा मेटल हाइड्राइड कितना तेजी से हाइड्राइड देगा। जो मेटल हाइड्राइड जितना तेजी से हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड आयन देगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है ना, अब इनमें से जल्दी से किसका बॉन्ड ब्रेक करेगा,
अभी हमने बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर में, अभी हमने बताया रिएक्टिविटी इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, सीजियम हाइड्राइड की, यानी ये जल्दी से ब्रेक होगा, जल्दी से रिएक्ट करेगा। अगर ये जल्दी से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, सो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इनमें से, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे अच्छा किसका होगा, सीजियम हाइड्राइड विल बी द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्राइड्स के रिलेटेड, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ऑन रिएक्शन हाइड्राइड्स अपॉन रिएक्शन विद प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स के साथ ये हाइड्राइड्स रिएक्ट करते हैं तो दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मेटल हाइड्राइड लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, ठीक, सोडियम हाइड्राइड मैंने लिया, ठीक है ना, इस सोडियम हाइड्राइड की हमने रिएक्शन की फॉर एग्जांपल वाटर के साथ, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इट इज ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ठीक, नाउ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, ये Na पॉजिटिव जो है इस वाटर में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलेगा, यहां से H नेगेटिव निकलेगा, ये H नेगेटिव इसके H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। वहां पे बचा OH नेगेटिव, वो Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, यानी आपको मिल जाएगा NaOH प्लस यू विल गेट H2 गैस। ठीक है ना, H2 गैस। ठीक, इसी तरीके से अगर इसी सोडियम हाइड्राइड की मैंने रिएक्शन कर दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ ROH, ठीक है ना, ROH के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक, तो ये ROH RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल डिसोसिएट हो जाएगा, यहां से H नेगेटिव निकलेगा, H पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, Na पॉजिटिव RO नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोडियम alk oxide. Let's say if this is ethanol, this will be C2H5OH होगा, ठीक है ना, तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, you will call it as sodium ethoxide, ठीक है ना। So these were some important things regarding the hydrides, and in addition to this we have also discussed two very important things, thermal stability कैसे निकालते हैं और solubility कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे, और अब इन्हीं चीजों को हम आगे अप्लाई करेंगे जब हम बाकी सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हमें पढ़ना है इनकी रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर, हाइड्रोक्साइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी, वहां पे भी वो अप्लाई होगा। उसके बाद हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, हैलाइड्स का ऑर्डर, फिर कार्बोनेट्स, फिर बाइकार्बोनेट्स, तो वहां पे इन सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।